नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। इसका कुछ पार्ट हम पढ़ चुके थे, ठीक है। और अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, मतलब सेकंड चैप्टर का अगला पार्ट पढ़ रहे हैं और साथ ही क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। इसको बड़ा लेंथी चैप्टर है तो इसको पार्ट वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है, इससे आसानी से समझ में आ जाए। संगठित और असंगठित रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। अब हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के एक अन्य तरीकों का परीक्षण करते हैं। इससे लोगों को नियोजित होने के आधार पर देखते हैं उनके काम करने की शर्तें क्या हैं, क्या कोई नियम और विनियम है जिनका उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाता है। कांता के बारे में पढ़ते हैं। कांता एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सा और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती और अन्य भत्ते मतलब कार्यालय नहीं जाती है। इस दिन सवेतन अवकाश होता है। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट आता है कमल। कमल कांता का पड़ोसी है। वह नज़दीकी किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वह सुबह 7:30 बजे दुकान पर जाता है और शाम 8 बजे तक काम करता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता है। जिस दिन वह काम नहीं करता उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती है। उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा गया हो। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटने के लिए कह सकता है। कांता के बारे में पढ़े, कमल के बारे में पढ़े, ठीक है। क्या आप कांता और कमल के रोजगार की परिस्थिति में अंतर देखते हैं? कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों व विनियमों का अनेक विधियां जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया कार्यविधि है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते बल्कि वे स्वतः काम कर सकते हैं, परंतु वे भी अपने आप को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। ये लाभ क्या है? सवेतन, छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवा अनुदान इत्यादि पाते हैं। वे चिकित्सीय लाभ पाने के हकदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत कमल असंगठित क्षेत्र में काम करता है। उसे असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है से निर्मित होता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। वे काम वेतन वाले रोजगार हैं और प्राय नियमित नहीं है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन, छुट्टी, अवकाश, बीमारी कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्य जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं। ये देखो तालिका 2.2 विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की संख्या 10 लाख में। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, संगठित, असंगठित और कुल है, ठीक है। असंगठित क्षेत्र में कृषि में लगे लोगों का प्रतिशत क्या है, ये सारणी की पूर्ति की बात कर रहे हैं। अब आता है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। संगठित क्षेत्र के अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह भी आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र का असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हुए ऐसी रणनीति कर वंचनीय श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली
विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। परिणामतः बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं, जहाँ बहुत कम वेतन मिलता है, उनका पर्याप्त शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती। उनकी आय कम है और नियमित नहीं है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और न ही इसमें कोई लाभ है। सन 1990 से यह भी देखा गया कि संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं। अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है। ये लाचार लोग कौन हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों, फसल बटाईदारों, कारीगरों जैसे बुनकरों, लोहारों, बढ़ई, सुनार से रचित होता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरणों, साख भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार, परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों, सड़कों पर विक्रेता का काम करने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों, वस्त्र निर्माण करने वालों, कबाड़ उठाने वालों से रचित है। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। हम यह भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से है जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। यह श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। जब कारखाने बंद हो जाते हैं तब अनेक नियमित श्रमिक सब्जियां बेचते या ठेला खींचते या कुछ अन्य काम करते दिखे जाते हैं। स्वामित्व आधारित क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रों को वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है। परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश परिसंपत्तियों सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। रेलवे अथवा डाक सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं, जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को अथवा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व में हैं। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है। सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों या अन्य तरीकों से करती है। आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। ये गतिविधियाँ क्या हैं? सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है, ज्ञात करें। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रों की क्षमता से बाहर होती है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। फिर यदि ये चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो वे इसकी ऊंची कीमत वसूलते हैं, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे पत्तनों, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। कुछ गतिविधियाँ ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादनों अथवा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकती जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती है। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाइयाँ, विशेषकर लघु इकाइयाँ बंद हो सकती हैं। यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए एक कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती है। इसी प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं, चावल खरीदती है, इसे अपने गोदाम भंडारित करती है और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है।
आपने कक्षा 9 में खाद्य सुरक्षा अध्याय में इसके बारे में पढ़ा है। सरकार लागत का कुछ भाग वहन करती है। इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। हमने पहले अध्याय में कुछ गतिविधियों पर विचार किया है। समुचित ढंग से विद्यालय को चलाना और गुणात्मक शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार हैं। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ा है। ओडिशा 40 अथवा मध्य प्रदेश 48 का शिशु मृत्यु दर विश्व के कुछ निर्धनतम भागों से अधिक है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवश्यक सुविधाएं और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की और देश के पूर्णतः उपेक्षित भागों की देखभाल करें। दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए सही विकल्प का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, सेवा क्षेत्र में रोजगार और उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि डैश हुई है, तो इसका आंसर होगा नहीं हुई है। ठीक है, क्या नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डैश क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। कौन सा नहीं करते? तृतीयक। नेक्स्ट आता है, डैश क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, तो कौन सी होती है? संगठित क्षेत्र के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में डैश अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कौन से में? बड़े में। ठीक है, नेक्स्ट आता है, कपास एक डैश उत्पाद और कपड़ा एक डैश उत्पाद है, तो क्या बोलोगे? कपास एक प्राकृतिक उत्पाद और कपड़ा एक विनिर्मित उत्पाद है। ठीक है, नेक्स्ट च है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र गतिविधियां डैश है, तो ये परस्पर निर्भर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सही उत्तर का चयन करें। ये कह रहा है सही उत्तर का चयन करें। यह है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित हैं। कौन से आधार पर है ये? तो इसका आंसर होगा ग, उद्यमों के स्वामित्व पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश क्षेत्र की गतिविधि है, तो कौन सी की गतिविधि है? ये है हमारी प्राथमिक गतिविधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ष में उत्पादित डैश कुल मूल्य से सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, तो क्या कहोगे? से सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सकल घरेलू उत्पाद के पदों में वर्ष 2013-14 के बीच तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी डैश प्रतिशत है, तो ये कितनी है? 50 से 60%। ठीक है, गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित का मेल कीजिए। ये मिलान करा रहा है। ठीक है, तो इनको मिलाएंगे। पहला है, असंचित भूमि। असंचित भूमि होगी सरकार द्वारा नहरों का निर्माण। दूसरा है, फसलों का कम मूल्य। यह होगा सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली। कर्जबार, यह होगा कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना। फोर्थ है,
मंदी काल में रोजगार का अभाव, यह होगा कृषि आधारित मिलों की स्थापना। लास्ट है 5, कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था, ये होगा सहकारी विपणन समितियाँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन हमारा, विषम की पहचान करें और बताइए क्यों। क्या? पर्यटन निर्देशन धोबी दर्जी कुमार, शिक्षक डॉक्टर सब्जी विक्रेता वकील, डाकिया मोची सैनिक पुलिस कांस्टेबल, ATNL भारतीय रेल, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, ऑल इंडिया रेडियो। तो इसका आंसर होगा क्या? पर्यटक निर्देशक विषम है क्योंकि धोबी दर्जी कुमार आर्थिक गतिविधियों में लगे हैं जिससे उन्हें धन प्राप्त हो रहा है, जबकि पर्यटन निर्देशन अनार्थिक क्रिया कर रहा है। ठीक है दोस्तों, है सब्जी विक्रेता विषम है। ठीक है, सब्जी विक्रेता विषम है। इसमें पर्यटन की बात की, इसमें सब्जी विक्रेता की बात हो रही है क्योंकि बाकी तीनों तटीय क्षेत्र में लगे हैं, जबकि सब्जी विक्रेता तटीय क्षेत्र में नहीं आता। ठीक है, गे की बात करते हैं। मोची विषम है, इसमें मोची विषम है क्योंकि डाकिया सैनिक पुलिस कांस्टेबल सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं, जबकि मोची निजी क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसमें जेट एयरवेज विषम है क्योंकि यह निजी उद्यम है, जबकि बाकी सब सरकारी उपक्रम है। ठीक है दोस्तों, 5th क्वेश्चन देखते हैं। एक शोध छात्र ने सूरत शहर में काम करने वाले लोगों का अध्ययन करके निम्न आंकड़े जुटाए। ठीक है, तो इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। कार्य स्थान है, रोजगार की प्रकृति है, श्रमिकों का प्रतिशत है। तो सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालयों और कारखानों में संगठित 15 है। औपचारिक अधिकार पत्र सहित बाजारों में अपनी दुकान, कार्यालय और क्लिनिक, ये भी संगठित है। क्या है? ये भी संगठित है, 15। नेक्स्ट है सड़कों पर काम करते लोग, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक, ये असंगठित है। क्या है? ए लग जाएगा, असंगठित। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। छोटी कार्यशालाओं में काम करते लोग जो प्राय सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है, ये भी असंगठित है। ठीक है, ये 2 संगठित है और लास्ट वाले 2 असंगठित है। ठीक है, ये 50। इस शहर में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या कितनी थी? 70%। ठीक है दोस्तों, 6th क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या बताया? 70%। इनका टोटल करने पर कितना आता है? 70%। 50, 20, 50-50, मतलब ये बता रहा है टोटल की बात करें। 50-50, 30, 20 कितना हुआ? 50 हो गया, सॉरी 70 हो गया। मतलब 70 कैसे हुआ? ये दोनों 30, फिर ये 20, 50, और इसमें 50। 6 क्वेश्चन देखते हैं। क्या आप जानते हैं, 6 क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या कीजिए कैसे। समाज में लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। कोई वस्तुओं का उत्पादन करता है, कोई वस्तुओं को बेचता है या फिर अन्य काम में लगे रहते हैं। इन सब आर्थिक क्रियाओं को तभी समझा जा सकता है जब उन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसलिए विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र में बांटकर उन्हें समझने का प्रयास किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में केवल वे क्रियाएं शामिल की गई हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके ही की जा सकती है, जैसे कृषि कार्य, पशुपालन आदि। द्वितीय क्षेत्र में क्रियाएं शामिल है जो प्राथमिक क्षेत्र के संसाधनों प्रयोग करके विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जैसे गन्ने से, कपास से कपड़ा तैयार करना। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में किसी वस्तु का निर्माण
न करके केवल सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे बैंकिंग, परिवहन तथा संचार सेवाएं आदि। ये महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं क्योंकि अन्य दोनों प्रकार की क्रियाओं का विकास इन्हीं पर निर्भर करता है। सेवंत क्वेश्चन है, इस अध्याय में आए प्रत्येक क्षेत्र को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ही क्यों केंद्रित करना चाहिए? क्या अन्य वाद पदों पर परीक्षण किया जा सकता है? चर्चा करें। इस अध्याय में आए प्रत्येक क्षेत्र को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर केंद्रित करना चाहिए क्योंकि ये दोनों रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य ही रहे हैं। हमने जाना कि तीनों क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समय के साथ साथ तीनों क्षेत्रों के योगदान में वृद्धि हुई है, परंतु सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान प्रत्येक क्षेत्र का रहा है। हम जानते हैं कि रोजगार सभी क्षेत्रों में बढ़ा है, किंतु अभी भी भारत की लगभग 60% जनता प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है। ये सारी जानकारी हमें तभी मिल पाई है जब हमने उनका सकल घरेलू उत्पाद तथा रोजगार में मूल्यांकन कर लिया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र को सकल घरेलू उत्पाद रोजगार में जोड़कर कई लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे गरीबी निवारण, आधुनिक तकनीक का विकास तथा आर्थिक क्षेत्र विकास की असमानताओं को कम करना आदि। ठीक है। 8th क्वेश्चन है, जीविका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के वयस्कों के सभी कार्यों की लंबी सूची बनाइए। उन्हें आप किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं? अपने चयन की व्याख्या कीजिए। तो डॉक्टर, अध्यापक, अभियंता, इलेक्ट्रीशियन, दुकानदार, धोबी, किसान, विनिर्माण में लगा श्रमिक, बीमा प्रबंधक, सरकारी कर्मचारी, घरेलू नौकर, फैक्ट्री का मालिक, दूध विक्रेता आदि। ये प्रबंधक, सरकारी कर्मचारी, घरेलू नौकर आदि होते हैं। ठीक है। 9th क्वेश्चन है, प्रत्येक क्षेत्र अन्य क्षेत्र से कैसे भिन्न है? उदाहरण व्याख्या कीजिए। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों में किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, जबकि तृतीय क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं, जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तु को ट्रकों और ट्रेनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना तथा बाजार में बेचना आदि तृतीय क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की सेवाएं प्रदान करता है, जिनका उपयोग प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं के विकास के लिए किया जाता है। ठीक है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी ग्रामीण क्षेत्रों को उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी से प्राय ऐसी परिस्थिति है जिनमें से लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते दिखाई देते हैं, किंतु वास्तव में उनकी उत्पादन शून्य होती है। अर्थात यदि उन्हें काम से हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारत के गाँव में कृषि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर जरूरत से ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं होता। इससे प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति पैदा होती है। इसी प्रकार शहरों में प्रच्छन्न बेरोजगारी छोटी दुकानों में तथा छोटे व्यवसाय में पाई जाती है। ठीक है। 11 क्वेश्चन है, खुली बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। खुली बेरोजगारी यह वह परिस्थिति जिसमें किसी देश में श्रम शक्ति तो अधिक होती है किंतु औद्योगिक ढांचा छोटा होता है। वह सारी श्रम शक्ति को नहीं खपा पाता था। श्रमिक काम करना चाहता है किंतु उसे काम नहीं मिलता। वह बेरोजगार भारत के अधिकतर उद्योग क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम में लगे हुए दिखाई देते हैं। वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम में लगे हुए दिखाई देते किंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं। जैसे भूमि के टुकड़े पर 8 लोग काम कर रहे हैं किंतु उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना 5 लोगों में काम करने से होता था। ऐसे में 3 अतिरिक्त व्यक्ति जो काम में लगे हैं वह छुपे हुए बेरोजगार हैं क्योंकि उनके काम से उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन कारण दीजिए। किसी भी देश के आर्थिक विकास में तृतीय क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सभी विकसित देशों में सकल घरेलू उत्पाद का अधिकांश भाग तृतीय क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। हम इस कथन से सहमत नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास तृतीय क्षेत्र के कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहे हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि हुई है, क्योंकि
योजना काल के दौरान वर्ष 1973 से 2003 तक 30 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। इस काल में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 25% थी, जबकि तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 50% थी। इसी प्रकार रोजगार के आधार पर तृतीय क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की दर लगभग 300% रही है, जो द्वितीय प्राथमिक क्षेत्र से कहीं ज़्यादा है। 13 किस्म। भारत में सेवा क्षेत्र 2 विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता है। ये लोग कौन हैं? भारत में सेवा क्षेत्र में 2 विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करते हैं। हम इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं। भारत में 2 प्रकार के लोग हैं, जैसे अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिक, अकुशल तथा अशिक्षित श्रमिक। सेवा के क्षेत्र में अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिक इसलिए लगे हैं क्योंकि आधुनिकीकरण के साथ साथ सेवा क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण अत्यंत कुशल श्रमिकों की सेवा क्षेत्र में आवश्यकता पड़ती है। दूसरे, बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन इत्यादि सेवाओं में लगे हुए हैं। यह कुशल व अशिक्षित श्रमिक हैं। ये लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और ये इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। 14 क्वेश्चन है हमारा, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों से निर्मित होता है। इसमें नियमों का अनुपालन नहीं होता। यहाँ कम वेतन वाले रोजगार हैं। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, बीमारी कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। और श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। संगठित क्षेत्र में श्रमिक कम वेतन पर काम करते हैं। उनका प्राय शोषण किया जाता है। उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती। उनकी आय कम होती है और नियमित नहीं होती। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और न ही इसमें कोई लाभ है। 15 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में गतिविधियाँ रोजगार की परिस्थिति के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है? रोजगार की परिस्थिति के आधार पर आर्थिक गतिविधियों 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्यस्थल आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है। ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना होता है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। इसमें कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते तो उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। वे सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि सेवा अनुदान पाते हैं। वे सेवानिवृत्ति पर भी पेंशन भी प्राप्त करते हैं। जबकि असंगठित क्षेत्र में छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों से निर्मित होता है। ये इकाइयाँ अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। इसमें नियमों और विनियमों का पालन नहीं होता। यहाँ कम वेतन वाले रोजगार में प्राय नियमित नहीं होते। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी कारण से छुट्टी इत्यादि कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार में भारी निश्चितता है। ठीक है, इसलिए इनमें इस तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। और इस रोजगार में संरक्षण भी नहीं है और कोई लाभ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, 16 है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विद्यमान रोजगार परिस्थिति की तुलना करें। जो हम ये 15 में देखे हैं ना, वही है। इस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे संगठित में इस सेक्टर में काम एक सिस्टम से होता है और नियमों की सीमा रेखा के अंदर होता है। संगठित की बात हो रही है। और असंगठित में इस सेक्टर में कोई सिस्टम नहीं होता और ज़्यादातर नियमों का उल्लंघन होता है। संगठित में इस सेक्टर में दिया जाने वाला पारिश्रमिक सरकारी नियमों के अनुसार होता है और असंगठित में इस सेक्टर में दिया जाने वाला पारिश्रमिक सरकार द्वारा तय पारिश्रमिक से कम होता है। संगठित श्रमिकों को नियमित के साथ सामाजिक सुरक्षा मिलती है और असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। संगठित सेवकों को नौकरी सामान्यतः सुरक्षित होती है और असंगठित की नौकरी कोई सुरक्षा नहीं होती है। ठीक है। 17 है, मनरेगा 2005 के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। केंद्र सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं जैसे उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की ज़रूरत है को सरकार द्वारा वर्ष में 200 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। इस अधिनियम में उन कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। 18 है, अपने क्षेत्र से उदाहरण देकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की गतिविधियों कार्यों की तुलना वैमनस्य कीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र वे उद्यम जो सरकारी तंत्र के अधीन होते हैं सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं, जैसे भारतीय रेल, लोहा इस्पात उद्योग, जहाज निर्माण आदि। सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी
वस्तुएं सेवाओं का निर्माण होता है जो लोगों के लिए कल्याणकारी है। इसका उद्देश्य निजी हित या लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि सार्वजनिक लाभ इनका उद्देश्य होता है। इस क्षेत्र में वस्तुएं सेवाओं की कीमत का निर्धारण होता है। निजी क्षेत्र में वे उद्योग जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं निजी क्षेत्र कहलाते हैं। इसमें वे उद्योग आते हैं जो आम जनता की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे टेलीविज़न, एयर कंडीशनर, फ्रिज आदि बनाने वाले उद्योग। ये गतिविधियाँ निजी लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। निजी क्षेत्र कल्याणकारी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि वह ऐसा कोई काम करता भी है तो उनकी अधिक कीमत लेता है, जैसे निजी विद्यालय सरकारी विद्यालय से अधिक फीस वसूलते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योगों में वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण बाजारी शक्तियों द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, हमने मेन क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट चैप्टर जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।